कुंभ नगरी हरिद्वार में पहले शाही स्नान का आगाज हो गया। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सभी 7 सन्यासी अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले जूना अखाड़े के संतों ने स्नान किया, इसके बाद आह्वान अखाड़े और फिर किन्नर अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। जोधपुर शहर में आज दोपहर गैंग वॉर हुआ। यहां रिंग रोड पर डालीबाई मंदिर के पास 2 हिस्ट्री शीटर आपस में भिड़ गए। विक्रम सिंह नांदिया की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर राकेश मांझू वहां से फरार हो गया। गोली लगने से घायल विक्रम सिंह को एमडीएम अस्पताल लाया गया। हालांकि उसकी स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है। इन दोनों के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी चल रही है। मुझे अभी पता चला है, अस्पताल आया हूँ, विक्रम सिंह जी की गोली लगी हुई है और जो तस्कर गैंग है कई वर्षों से शहर में 10-15 वर्षों से सक्रिय है और हजारों बार प्रशासन को भी इसके लिए ज्ञापन दे चुके, लेकिन जोधपुर शहर के अंदर प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जीरो है और केवल गुंडा तंत्र सक्रिय है और सब पुलिस को पता है। पुलिस का यही पार्ट है, घटना होने के बाद में क्या करना है वो एक लिपापोती का पार्ट है, वो चल रहा है। इस कारण से शहर के अंदर इतनी गैंगवार पनप रही है। आप सोचो, आज की अखबार में भी आपने देखा होगा, एक लड़का जा रहा है, लूट रहे हैं, सोने की लूट रहे हैं। 4 दिन पहले सरदारपुरा के अंदर मार रहे हैं। आज का घटनाक्रम क्या हुआ? आज का घटनाक्रम उसी घटनाक्रम की। हमलावर कौन थे? हमलावर जो थे अभी वो आपके सामने बयान देंगे क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन जबरदस्त इस प्रकार की वारदातें चल रही है। और अब बात जोधपुर की, जहां पुलिस कमिश्नरेट में ही बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों के दहशतगर्दी की सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, इतने में बदमाश आता है और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, देखते ही देखते दुकानदार को नीचे गिराकर मारपीट करता है। देख सकते हैं बदमाशों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही कानून की परवाह। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक से संबंधित 25 करोड़ 10 लाख रुपए के मामले में 9 करोड़ 97 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। संपत्तियों में 4 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें 4,39,000 रुपए की बैलेंस राशि और 9 करोड़ 92 लाख रुपए की 262 अचल संपत्ति है, जिसमें भीलवाड़ा में स्थित 12 बीघा 2.5 बिस्वा कृषि भूमि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। और अब बात बेईमानों के खिलाफ शहर एसीबी के एक्शन की। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बूंदी की, जहां देई थाने में कोटा एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां थाना प्रभारी नारायण राम बुगड़ और कांस्टेबल हरिराम को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एसीबी ने एक सरपंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और बूंदी में देई थाने में कोटा एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां थाना प्रभारी नारायण राम बुगड़ कांस्टेबल को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों पुलिसकर्मी फरियादी शराब ठेकेदार मोतीलाल से उनकी शराब 2 दुकानों की मासिक बंदी के रूप में ली थी। फरियादी ने कोटा एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद कोटा एसीबी की टीम ने कल शिकायत का सत्यापन करवाया। इसके बाद एसीबी टीम ने आज देई पहुंचकर कार्रवाई की और थाना प्रभारी नारायण बेगड़ और कांस्टेबल हरिराम को रंगे हाथों धर दबोचा। उधर जोधपुर में एसीबी ने एक सरपंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी ने ग्राम पंचायत कानोड़िया प्रोहितान के सरपंच सांग सिंह को 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ा। जनता जल योजना में देवाराम को दोबारा नौकरी पर लगाने के लिए सरपंच ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की दूसरी किस्त देते हुए घूसखोर सरपंच एसीबी के हत्थे चढ़ गया। झालावाड़ के रानी में चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से किए जा रहे पक्के निर्माण को नगर परिषद ने ध्वस्त कर दिया।
इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल बंटी खंडेलवाल नाम का शख्स चरागाह भूमि पर गोदाम का निर्माण कर रहा था। प्रशासन ने उसे 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन बंटी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की। कुछ नहीं है, ये तो रेगुलर कार्रवाइयाँ होती है। जैसे कोई चरागाह में अतिक्रमण करता है या किसी भी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करता है, वो उसके अगेंस्ट धारा 91 के तहत कार्रवाई की गई है और उसमें इसको कार्रवाई के अंतर्गत इसको डिमोलेशन किया जा रहा है। अब बात उदयपुर की, जहां सराड़ा वन रेंज में 2 पैंथर विभाग के पिंजरे में कैद हो गए। केवड़ा ग्राम पंचायत के उपला फला में 2 दिन पहले पैंथर ने 5 साल की बच्ची को शिकार बना लिया। इसके बाद क्षेत्र में वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए, जिन पर वन विभाग ट्रैप कैमरों से नजर रख रहा था। बीती रात मासूम के शिकार वाली जगह पर 2 पैंथर वापस आए और वहां छिपे पिंजरों में कैद हो गए। दोनों पैंथर अलग अलग पिंजरों में कैद हुए। पैंथरों के पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। ईआरटी के कमांडो ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आखिर अस्पताल में क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आतंकी साजिश पर प्रहार, अस्पताल में आतंकवादी, भरतपुर में एक्शन में कमांडो, 10 मिनट में टेरर का दी एंड। अस्पताल में अफरा तफरी मची है, कमांडोज एक्शन में हैं। जी हां, भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में 2 आतंकी घुस गए और पीएमओ को बंधक बना लिया। इसकी सूचना मिलते ही इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने फौरन मोर्चा संभाला, घेराबंदी की और फिर अस्पताल के 6ठे फ्लोर पर आतंकियों के चंगुल से पीएमओ को छुड़ाने के लिए कमांडोज ने रस्सियों का सहारा लिया। खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन जाबाज कमांडो चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए 6ठे फ्लोर तक पहुंचे। मौके पर मौजूद सभी की सांसें थमी हुई थी। तभी कमांडोज ने पीएमओ के चैम्बर में धावा बोला, जहां आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाया हुआ था। और फिर कमांडोज ने सटीक निशाना लगाते हुए न सिर्फ 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, बल्कि पीएमओ की जान भी बचा ली। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप इसे असली आतंकवादी हमला मान रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की एक मॉक ड्रिल थी। हॉस्टेज द्वारा किडनैप किया, मतलब बंधक बनाया गया था। तो एसपी साहब की सूचना पर ईआरटी 7 थारी सी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई में 2 उग्रवादियों को मारा गया और उनके पास आईडी वगैरह कई बरामद हुए हैं, जो उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। 10 मिनट का टाइम दिया था हमने, 10 मिनट हमारी पूरी टीम यहाँ प्रेजेंट हो गई थी और हॉस्पिटल में प्रवेश कर गई थी। किसी को सूचना, मतलब इसका पता ही नहीं चलने दिया। हमारी जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम होती है, इसका काम क्विक एक्शन, प्रदर्शन नहीं होता, एकदम क्विक एक्शन कर कवर करना, ये हमारा मेन काम होता है। पूर्ण कमांडो ईआरटी प्रशिक्षित टीमें पूरी रेंज के अंदर यही काम करती है। आतंक के खिलाफ ईआरटी कमांडो की भले ही ये मॉक ड्रिल थी, लेकिन जाबाजों ने महज 10 मिनट में टेरर का अंत कर दिया। इस मॉक ड्रिल में ईआरटी के 22 जवानों ने पूरी कार्रवाई को 25 मिनटों में अंजाम दिया। मॉक ड्रिल जरूर थी, लेकिन ईआरटी कमांडोज ने अपनी जाबाजी दिखाते हुए दुश्मन को संदेश दिया कि नापाक साजिश की तो बच नहीं पाओगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। 2 साल बाद नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई। पीके लोहरा ने जिम्मेदारी भी संभाल ली, लेकिन लोकायुक्त दफ्तर अभी भी खाली है। ना तो यहां कोई कर्मचारी रह गया है और ना ही अधिकारी। ऐसे में काम हो तो कैसे हो? दफ्तर खाली, पेंडिंग केस, कर्मचारी नहीं, कैसे हो काम? जी हां, बड़ा सवाल यही है। नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, पीके लोहरा ने पदभार भी संभाल लिया है,
लेकिन दफ्तर में ना तो कोई कर्मचारी है और ना ही अधिकारी। डेपुटेशन पर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे भी वो भी अपने मूल विभाग में वापस जा चुके हैं। 2 साल से करप्शन के करीब 18,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं। लिहाजा नए लोकायुक्त लोहरा के लिए पेंडिंग मामलों को निपटाना सबसे बड़ी चुनौती है। जिम्मेदारी को निभाएंगे और जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। 2 साल में सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा प्राथमिकताएं तो सही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिन स्टाफ कैसे हो पेंडिंग केसों का निपटारा। चलिए लोकायुक्त दफ्तर का हाल बताते हैं। उप लोकायुक्त का पद खाली है, 1 सचिव और 1 अनुभाग अधिकारी का पद खाली, 3 सहायक अनुभाग अधिकारी और 1 यूडीसी पद खाली, 7 स्टेनोग्राफर, 1 कनिष्ठ लेखाकार और जनसंपर्क अधिकारी का पद खाली। लोकायुक्त दफ्तर में कौन कौन से पद खाली हैं ये तो आपने जान लिया। अब चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से पद को समाप्त किया गया है। 20 मार्च 2020 को पद समाप्त हुए हैं। प्रमुख निजी सचिव के 4 पद, संयुक्त सचिव के 4 पद, उप सचिव के 2 पद और पुलिस प्रकोष्ठ के 15 पद समाप्त किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को दायित्व दिया जाता है तो उसको निभाने की भी उसको चेष्टा करनी चाहिए और वही मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि अधिनियम के तहत जो मेरे को अधिकार मेरे में निहित हैं उनको मैं जो है उनका निर्वहन करूंगा। करप्शन पर वार के लिए लोकायुक्त जरूरी है और जब लोकायुक्त का इंतजार बढ़ जाए तो पेंडिंग मामलों का अंबार लग जाता है और लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोकायुक्त को भी संसाधनों और सिपह सलारों का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम मीना, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस शनिवार को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मिलिए स्केचर बॉय तिलक के साम से। I am Tilak Kesham from Manipur, based in New Delhi. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक केसाम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games. आ रहा है ये यंग जीनियस। कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार ने राजस्थान को देश में पहले पायदान पर पहुंचा दिया। 25 लाख वैक्सीन की डोज के साथ मरुधरा ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई, तो प्रदेश के बुजुर्ग भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होकर देश में मिसाल पेश कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन में बुजुर्गों का दम, बुजुर्गों ने बनाया मरुधरा को नंबर 1। कोई बीमारी नहीं है, बस लोगों ने वैसे डराया हुआ था कि ये होता है वो होता है, कहीं पेपरों ने भी ऐसे दे दिया उल्टा सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन पहले लगवा गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट रुका खाली और उसका कोई दिक्कत नहीं। यही है वो जोश जिसने मरुधरा को वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना दिया है। देश का करीब 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ है। फ्रंट वर्करों के बाद जब से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ तब से इसमें और जोर देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर और वहम की कहानी सामने आ रही है।
तो मरुद्रा के बुजुर्गों में वैक्सीनेशन को लेकर ना डर है और ना ही वो किसी अफवाह में आने वाले हैं। कोई चीज गवर्नमेंट लाती है और तो वो सब पूरी तरह टेस्टेड ही लाती है, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती अपनी जनता के ऊपर। तो अपनी वैक्सीन के ऊपर विश्वास नहीं करना तो स्वयं अपने लिए ही घातक है, अपने समाज के लिए घातक है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। महज 10 दिन के अंदर ही मरोदरा में करीब 11.5 लाख से अधिक बुजुर्गों ने टीका लगवा लिया है। रोजाना करीब 1.5 लाख बुजुर्ग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के पहले चरण में भी राजस्थान देश में अव्वल ही रहा। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हुआ। मरुद्रा ने गुरुवार सुबह तक 25 लाख वैक्सीनेशन का अहम आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें करीब 22 लाख लोगों को पहले चरण की पहली डोज दी गई है। बुजुर्गों के ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग लेने का एक कारण बेहतर व्यवस्था है। राजस्थान में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा से भी ये काम आसान हुआ है। प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको मैसेज किए जा रहे हैं पहुंचने के लिए, उनकी मदद की जा रही है। हमारे सेंटर्स पर हमने जो हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो वैक्सीन टीम है, उनके मोटिवेटर को हमने सबको समझाया हुआ है कि जो लोग आए उनसे आप शालीनता का व्यवहार कर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा की सुविधा देने के कारण हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैक्सीन किया जा रहा है। बहरहाल पहले कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल राज्य का दर्जा पाने वाला राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में भी देश में अव्वल है, तो इसके लिए राजस्थान सरकार की नीतियों के साथ ही मरुद्रा वासियों के सहयोग का भी अहम योगदान है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।